आप सभी को नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा था एक दिन में आपको 2 से 3 वीडियो लगातार मिला करेगी। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन की सॉल्विंग की थी। देखो, एक चीज और याद रखना कि ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है। अब जैसे हमको क्वेश्चंस करने से ये अंदाजा लग जाता है कि किस एरिया से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे जलवायु के संदर्भ में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खनिजों को लेकर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊर्जा के संबंध में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो करना क्या है कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको तो आप करिए, साथ ही इन टॉपिक्स को आपको क्या करते चलना है, मजबूती देते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य ये है हमारा कि हमको ऐसे टॉपिक मिल जाए, ऐसे हॉट टॉपिक मिल जाए जहां से लगातार हमेशा से बार बार क्वेश्चन हमसे क्या होते जा रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी 2022 में ही कि आगरा, कथन कारण के रूप में पूछा था। कथन क्या था? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री जबकि दार्जिलिंग का तापमान कितना हो जाता है, 4 डिग्री। अब इसका कारण क्या दे रहा है वो कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश ठंडे होते हैं। बिल्कुल दोनों बात ये सही कर रहा है। अब जिन लोगों को नहीं समझ रहा है, जिनको जो पहली बार से परिचित हो रही है, वो कैसे समझे? देखो, पहली बात, आगरा कहाँ है? तो आप देखेंगे, अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति के हिसाब से आपको आगरा जो है वो यही मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, है ना। ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको आगरा मिल जाएगा। थोड़ा सा यहीं पे करते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको आगरा मिल जाएगा। और दार्जिलिंग आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पश्चिम बंगाल के पास आपको क्या मिलेगा? दार्जिलिंग मिलेगा। ठीक है, और चूंकि ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी हिमालयी एरिया है। कैसा है? पूर्वी हिमालयी एरिया है। और आगरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? मैदानी भागों में। तो जलवायु की अगर हम बात करें तो जैसे पहले जलवायु की क्या कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाते हैं वर्षा की मात्रा में क्या होती जाती है? कमी। उसी प्रकार यहाँ समझने का ये तरीका है ना। उसी प्रकार आप देखेंगे ये वाला स्थल है आपके पर्वतीय क्षेत्र में, जबकि ये भाग है आपका क्या? मैदानी क्षेत्र में। अब यहाँ पर आप ये समझो, दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, ये देखो, एक ही अक्षांश पर यदि एक स्थल ऐसा है जो मैदानी या पठारी भाग में अवस्थित है, जबकि एक स्थल ऐसा है जो क्या है? पर्वतीय भाग में अवस्थित है। पर्वतीय भाग में भी अपने अपने अलग अलग कटिबंध निर्मित हो जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी पे क्या निर्मित किए गए हैं? अलग अलग कटिबंध बनाए गए हैं। ठीक है, अब एक ही अक्षांश पे अवस्थित है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऊंचाई। और ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होती जाती? कमी। यानी 1 किलोमीटर पर अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर की दूरी आपने तय की, तो आपको तापमान में लगभग 6 किलोमीटर की क्या, सॉरी लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की क्या आएगी? कमी नजर आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल यही बात ये कह रहा है, क्योंकि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र है और क्या है आपका आगरा मैदानी क्षेत्र है। तो जैसे जैसे आप यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे वायु में क्या आएगी? विरलता आने से तापमान क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि वायु क्या करता है? वायु चारों ओर हमारी पृथ्वी को कंबल की तरह लपेटे हुए है। मतलब क्या कर रहा है? जो वायु है उसमें कई ऐसे कण हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बनाए रखते हैं? पृथ्वी पर गर्म तापमान यानी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते रहते हैं कि पृथ्वी ज्यादा ठंडी ना हो जाए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर क्या होती है कि चूंकि मैदानी भाग में आगरा है, इस कारण यहाँ पर क्या नहीं है, मतलब इस कारण यहाँ का तापमान कैसा होता है? अधिक होता है। और चूंकि स्थलीय भागों से ये घिरा हुआ है और ये पर्वतीय क्षेत्र है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वायु विरल होगी, तापमान कम होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, तो इसका ए और आर दोनों सही था और व्याख्या भी इसकी क्या थी? सही थी। ठीक है, अब अगला ये कूट मिलाने के लिए बोला था। कूट मिलाने के लिए क्या बोला था कि कौन सा उत्पाद किस क्षेत्र के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या उसका उत्पादन उस क्षेत्र में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जैसे कि कूट मिलाने में
असम को दिया था, तो असम में चाय होती है, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, केरल में रबड़ का यानी सर्वाधिक देखेंगे तो आप केरल में, और पश्चिम बंगाल में जूट। ये तो आसान क्वेश्चन था, आई होप सबसे ही बन गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। अगला पूछा था काराकोरम मरुस्थल के बारे में कि काराकोरम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो काराकोरम मरुस्थल स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, लेकिन देखो अकेले तुर्कमेनिस्तान में ये स्थित नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में स्थित है, ठीक है। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में इसका विस्तार सर्वाधिक है, लगभग इस मरुस्थल का 70% भाग कहां पर फैला हुआ है, तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। कजाकिस्तान में सिर्फ 30% भाग ही इसका क्या है, फैला हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि ये मध्य एशिया का है, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। तुर्कमेनिस्तान में इसका सर्वाधिक विस्तार है 70%, जबकि कजाकिस्तान में ये 30% ही फैला हुआ है। कजाकिस्तान में इस काराकोरम मरुस्थल को अरल काराकोरम कहते हैं, जबकि तुर्कमेनिस्तान में इसको तुर्कमेन काराकोरम कहा जाता है। आयोग ने इसका उत्तर, कजाकिस्तान भी था ऑप्शन में, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, तुर्कमेनिस्तान माना है। तो याद रखिएगा इस चीज को। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं जो दो देशों में फैले हैं, लेकिन आयोग ने उनको अलग अलग दे दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या दिमाग लगाना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा दिमाग लगाया करिए कि वो जो चीज जिसके बारे में आयोग ने पूछा है उसका सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है, तो वही क्षेत्र को या उसी स्थान को क्या करके आया करेंगे, टिक करके आया करेंगे। तो यहाँ पर क्या था आपका, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन एक पूछा था, इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क किसके संदर्भ में दिया जाता है, ठीक है। 3-4 ऑप्शन थे, तो याद रखिएगा इको मार्क ये 2-3 बार पूछा है, ये एक बार एमपीपीएससी में भी पूछा है, लास्ट ईयर ही 2021 का जो पेपर हुआ था एमपी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यूपी में जस्ट 2022 में उसको पूछ लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इको मार्क है ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वर्ष 1991 से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और ये जो इको मार्क है ये आपके पर्यावरण के यानी परिस्थिति के साथ जो मित्रवत व्यवहार बनाए हुए यानी परिस्थिति के साथ जो सामंजस्य संतुलन बना करके कार्य करते हैं उसके संदर्भ में ये क्या दिया जाता है, इको मार्क जो प्रमाण पत्र है वो प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला फिर पुनः क्या दिया था, कूट मिलान के लिए, सूची मिलान के लिए एक तरफ उद्योग रख थे, एक तरफ केंद्र, मतलब उद्योग के जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कहाँ पर है। तो जैसे आप देखेंगे सूती वस्त्र का कहाँ है, ओसाका में, मोटर वाहन का कहाँ है, डेट्रॉइट में, सिगार का कहाँ है, क्यूबा में, पोत निर्माण का कहाँ है, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये पेट क्वेश्चन है, ये हमेशा 1-2 वर्षों के अंतराल में ये आते ही रहते हैं, और उद्योग से तो लगातार प्रतिवर्ष क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता ही है, 1-2 ऊपर नीचे कर देगा फिर पूछ लेगा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि इस प्रकार जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लिया, अब मैं इतना सारा तो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, फिर तो पूरी की पूरी क्लास हो जाएगी, है ना। करना क्या है आपको, ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये मिल रहे हैं इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। इनके अलावा जो पूरी डिटेल है, मतलब इनके बारे में कि ये जैसे सूती वस्त्र उद्योग ओसाका में, मोटर वाहन डेट्रॉइट में, इसके अलावा ये और कौन कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो भी देखना है। इसके अलावा और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने उद्योग क्षेत्र के लिए, कुछ विशेष उद्योग क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो उनको भी क्या करना है, आपको एक बार सरसरी नजर फिरा करके देख करके जाना है। तो 1-2 नीचे ऊपर नीचे हुआ भी तो भी आपसे क्या होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर थोड़े बदलाव के साथ आते हैं तो भी आपसे बन जाएंगे। हर बार 1-2 चीज ऊपर नीचे कर देता है और पूछता है, ठीक है। अगला है जैव आरक्षित क्षेत्र, ये कल ही मैंने अभी पर्यावरण में पढ़ाया है। जैव आरक्षित क्षेत्र और क्या पूछा, राज्य, तो मानस, कांजीरंगा ये सब कहाँ है, असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अगस्त्य मलाई मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ दोनों में, ठीक है। अच्छा सॉरी, अचना कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में, अगस्त्य मलाई तो आपके दक्षिण में है। इसके अलावा पन्ना, वो भी क्या है आपका, पन्ना जो मध्य प्रदेश का है वो भी क्या है आपका एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। मेघालय का नोकरेक, उड़ीसा का भीतरकनिका, ये सब क्या है, एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो इनकी पूरी सूची है जिसमें विश्व के द्वारा यानी विश्व स्तर पर यूनेस्को
यूनेस्को के द्वारा भारत के कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए, जबकि भारत ने राष्ट्रीय जैव आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए। तो उन दोनों की लिस्ट आप पढ़ के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, अगला पूछा है कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। अब यहाँ पर केला कोई खतरा नहीं है, बबूल कोई खतरा नहीं है, नीम कोई खतरा नहीं है, यूकेलिप्टस ये भी जाने कितने बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्यों यूकेलिप्टस खतरा है? क्योंकि ये पौधे जहां भी, ये पेड़ जहां भी होते हैं, इनकी जड़ें इतनी अधिक पानी को एब्जॉर्ब कर लेती कि उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं रह जाता, इसलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या माना जाता है? खतरा माना जाता है। ठीक है, जाने दसों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला पूछा था म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेगुयोमा क्षेत्र है ये दो नदियों के मध्य स्थित है। कहां पर? एक इरावदी नदी है और सिताउंग नदी है। ठीक है, म्यांमार में जो पेगुयोमा क्षेत्र है इरावदी और सिताउंग नदियों के मध्य अवस्थित है, जो कि आपका पोपा पर्वत से लेकर सिंगुटर्रा क्षेत्र तक के पूरा विस्तृत है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पर ये अवसादी प्रकार का मटेरियल ज्यादा, चूंकि नदियों के बीच का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र है, तो लगातार यहाँ पे मटेरियल दबता गया। चूंकि एक के बाद दूसरा मटेरियल, दूसरे के बाद तीसरा मटेरियल जब एक के बाद एक के ऊपर एक दबता है तो एक स्तर बन जाता है, जिनको आप क्या कहते हैं? अवसादी क्षेत्र कहते हैं। और उन्हीं अवसादी क्षेत्रों में किसका उत्पादन होता है? मतलब क्या बनते हैं? खनिज तेल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्या हुआ था? आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था। तो कुल मिला के आज, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने कितने किए थे? 8 क्वेश्चन किए थे। आज पुनः हमने क्या कर लिए? 8 क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे एक दिन में अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ना फिर और मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगी, है ना। तो कोशिश करेंगे एक दिन में लगभग 20 से 25 प्रश्न हम लोग क्या कर ले। तो अभी 16 हो गए, एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके सामने, उसमें भी कुल ऐसे 8-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो लगभग एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन हम डेली करा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे।